आज का हमारा टॉपिक है बजट। जिस प्रकार हम अपने परिवार के लिए बजट का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक सरकार अपने आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बजट का निर्माण करती है। और बजट होता क्या है? किसी भी सरकार के आने वाले वित्तीय वर्ष का जो आय और व्यय का जो विवरण होता है, वही क्या होता है? बजट होता है। यानी कि सरकार कितना इनकम जनरेट कर रही है और उस इनकम के बियॉन्ड में कितना खर्च कर रही है, यही क्या होता है? बजट होता है। हम अपने परिवार के लिए जो बजट बनाते हैं और सरकार का जो बजट होता है, उस दोनों में एक बेसिक अंतर यह होता है कि हम जो बजट बनाते हैं वो हम अपने इनकम को ध्यान में रख कर बनाते हैं। जैसे कि अगर हमारी इनकम कम होगी तो हम उसी अनुसार अपना खर्च तय करेंगे, लेकिन सरकार अपना बजट इस तरह से नहीं बनाती है। सरकार पहले अपना खर्च तय करती है कि सरकार को आने वाले वित्तीय वर्ष में कितना खर्च करना है, और उस खर्च के हिसाब से सरकार अपना इनकम जनरेट करती है। अब आइए देखते हैं कि बजट होता क्या है और बजट के विभिन्न पहलुओं को समझते हैं। मूल रूप से बजट जो होता है, बजट के दो भाग होते हैं। पहले भाग को बोलते हैं रेवेन्यू बजट, और दूसरे भाग को इसको बोलते हैं कैपिटल बजट। एक भाग को बोलेंगे रेवेन्यू बजट और दूसरे भाग को बोलेंगे कैपिटल बजट। अब रेवेन्यू बजट में दो हिस्सा होता है। रेवेन्यू बजट के दो हिस्से हो गए। एक हो गया आपका रेवेन्यू रिसीट और दूसरा कैपिटल रिसीट। अब ये रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट होता क्या है? रेवेन्यू रिसीट का मतलब हो गया कि सरकार जो भी रेगुलर इनकम जनरेट कर रही है, या सरकार को जो भी रेगुलर इनकम हो रहा है, वो सब किस चीज में आ जाएगा? रेवेन्यू रिसीट में। इसको हिंदी में राजस्व प्राप्ति भी कहते हैं। प्राप्ति का मतलब जो सरकार को मिल रहा है। सरकार को कौन कौन सा इनकम मिल रहा है वो किस चीज में आ जाएगा? रेवेन्यू रिसीट में। और रेवेन्यू बजट के दो हिस्से हो गए, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि राजस्व प्राप्ति और राजस्व खर्च। राजस्व प्राप्ति में वो सरकार जो जो इनकम जनरेट करेगी, या सरकार को जो भी इनकम रेगुलर इनकम प्राप्त होगा, वो रेवेन्यू रिसीट में आ जाएगा। और सरकार जो अपने नियमित खर्चे करेगी, जो अपने दिनों दिन कार्य में या प्रशासनिक कार्य में जो खर्च करेगी, वो आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अब देखते हैं कि रेवेन्यू रिसीट में आता कौन कौन सा है, कौन कौन सा इनकम आता है। रेवेन्यू रिसीट में एक तो आ जाता है आपका टैक्सेज। सरकार जो भी टैक्स लगाती है, चाहे वो इनकम टैक्स हो या कॉरपोरेट टैक्स हो या कोई भी टैक्स हो, जो जैसे कि वेल्थ टैक्स, धन पर टैक्स लगाती है, वेल्थ टैक्स हो, वो जितने भी टैक्स है वो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसीट में आएगा। रेवेन्यू रिसीट में हम पहले ही बता चुके हैं क्या चीज आता है। सरकार के जो रेगुलर इनकम है वो आते हैं। दूसरा आपका रेवेन्यू रिसीट में आ जाता है किराया। और ये कौन से किराए होते हैं? अब देखिए, सरकार क्या होती है? रेलवे चलाती है, रेल चलाती है। तो रेल में क्या होता है? यात्री लोग सफर करते हैं तो क्या होता है? सरकार को किराया प्राप्त होता है। तो इस तरह से सरकार को जो इनकम हुआ वो किस चीज का हिस्सा हो गया? रेवेन्यू रिसीट का। उसके अलावा सरकार क्या होती है? सरकारी ट्रांसपोर्ट भी चलते हैं, जैसे कि सरकारी बस चलती है, तो सरकारी जो बस चलती है उसमें भी किराया आता होगा। ये सब जो किराया है वो किस चीज का हिस्सा हो गया? रेवेन्यू रिसीट का। नेक्स्ट जो होता है रेवेन्यू रिसीट में जो इनकम का जो दूसरा सोर्स है, वो है फीस। अब ये कौन से फीस होते हैं? अब आप जाइए, क्या कहते हैं, आप जाइए अपना ड्राइवरी लाइसेंस बनवाने, तो वहाँ क्या होता है? सरकार
कुछ शुल्क वसूलती है जो आप चालान के रूप में देते हो, वो शुल्क हो गया। और भी कोई जो सरकारी संस्थान है, जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट हो गया सरकारी, उसमें जो सरकार क्या कहती है, सेवा देने के लिए जो शुल्क वसूलती है, वो शुल्क सब क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। इसके अलावा क्या होता है रेवेन्यू रिसीट में, एक आता है प्रॉफिट, आपका एक इनकम का सोर्स ये हो गया। अब ये प्रॉफिट क्या है, मान लीजिए कि सरकार कोई मल्टीनेशनल कंपनी चला रही है या कोई इंस्टीट्यूशन चला रही है, उस इंस्टीट्यूशन को जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट इसमें आएगा। अब रेवेन्यू रिसीट में वैसे इनकम आती है जिसकी कोई देनदारी ना हो, लायबिलिटी जनरेट ना हो। अब लायबिलिटी कैसे जनरेट नहीं होगी, अब सरकार को जो ये टैक्स मिल रहा है इसके बदले में सरकार को कुछ देना है, नहीं देना है, तो कोई लायबिलिटी जनरेट नहीं है। किराया जो रेल से आ रहा है उसके विरुद्ध में सरकार को कुछ देना है, नहीं देना है। तो इस प्रकार रेवेन्यू रिसीट में वैसे इनकम आते हैं जिसकी लायबिलिटी सरकार पर न हो, यानी कि रेवेन्यू रिसीट में वैसे इनकम आएंगे जिसकी लायबिलिटी गवर्नमेंट पर नहीं होगी। ठीक है, अब रेवेन्यू रिसीट हम देख लिए, अब हम लोग देखेंगे रेवेन्यू, इसका रेवेन्यू बजट का दूसरा हिस्सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है, सरकार अपने दिनों दिन यानी कि दैनिक रेगुलर जो वर्क है, दिनों दिन के जो कार्य है, उसमें जो सरकार को खर्च होता है, जैसे कि सरकारी कर्मचारी को सैलरी देने में, पेंशन देने में, और भी जो प्रशासनिक कार्य है उसमें जो खर्च होते हैं वो आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च। अब इसमें कौन कौन से खर्च आ गए, जैसे कि सरकारी कर्मचारी को वेतन दे रहे हैं, उस पर जो खर्च है वो आ गए। दूसरा क्या आता है इसमें खर्च, वेतन के अलावा पेंशन भी तो देते हैं रिटायर्ड कर्मचारी को, तो पेंशन आ गया। उसके अलावा सरकार क्या होता है, सब्सिडी देती है। सब्सिडी का मतलब अगर कोई आइटम है उसकी कीमत ज़्यादा है और जो सामान्य लोग हैं उसको खरीदने में सक्षम नहीं है, या उन पर उन चीज़ों को खरीदने का बोझ है, और वो क्या है आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे कि एलपीजी गैस, लोगों के घर में खाना बनता है और एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम क्या है, अधिक है, तो सरकार क्या होगी, उस पर सब्सिडी देगी। तो इसमें क्या आता है, सब्सिडी आता है। और ये सब्सिडी सिर्फ एलपीजी गैस पर ही नहीं, बहुत सारे सब्सिडी, जैसे कि मान लीजिए एलपीजी गैस पर सब्सिडी मिलती है, खाद पर सब्सिडी मिलती है, कृषि यंत्र और उपकरण पर सब्सिडी, जैसे कि ट्रैक्टर कोई किसान खरीदना चाहता है तो उस पर भी सब्सिडी होती है। तो ये सब जो खर्च होगा वो क्या चीज है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अगला है डिफेंस पर व्यय। सरकार जो रक्षा पर जो खर्च करती है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा हो गया। इसके अलावा लोन का जो इंटरेस्ट चुकाने पर जो खर्च होता है वो भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा होता है। अब सरकार अपने काम का कार्य करने के लिए लोन लेती है। सरकार लोन कहाँ से लेती है, या तो किसी कमर्शियल बैंक से लोन लेगी, या विदेशों से लोन लेगी, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, इससे लोन लेगी, या आरबीआई से लोन लेगी। तो जो लोन लेगी तो उसको एनुअली इंटरेस्ट तो चुकाना पड़ेगा। तो एनुअली जो सरकार को इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, तो ये भी क्या है कि रेगुलर खर्च है। तो ये किस चीज में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पहले ही बता चुके हैं, वैसे खर्च आते हैं, जो ऐसे व्यय आते हैं जो सरकार के नियमित कामकाज से संबंधित होते हैं। अब हम लोग बजट का जो एक पार्ट है रेवेन्यू बजट, उसको देख चुके हैं, और दूसरा पार्ट जो है कैपिटल बजट, अब इसको देखेंगे। कैपिटल बजट का जो हो गया दो हिस्सा है,
जिस तरह से रेवेन्यू बजट के दो हिस्से थे उसी तरह कैपिटल बजट के भी दो जगह, एक में आ जाएगा रिसीट और एक में एक्सपेंडिचर। कैपिटल, रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिसीट मतलब प्राप्ति यानी कि आय और एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। अब कैपिटल रिसीट में क्या आता है, एक आता है वैसी प्राप्तियां जिससे लायबिलिटी जनरेट हो। लायबिलिटी जनरेट हो यानी कि वैसी प्राप्तियां जिससे क्या हो, सरकार अगर कोई मानते हैं कोई इनकम का सोर्स जनरेट कर रही है तो उसके एवज में सरकार को कुछ देना हो या सरकार की देनदारी हो उसकी, ठीक है। और ऐसी प्राप्तियां है कौन, जैसे कि सरकार अगर लोन लेती है, लोन किसी से भी ले सकती है, या तो आरबीआई से लोन ले ले, या किसी देश के अंदर कहीं किसी कमर्शियल बैंक से लोन ले ले, या देश के बाहर किसी कमर्शियल बैंक से लोन ले, या वर्ल्ड बैंक से लोन ले ले। किसी से भी सरकार अगर लोन लेती है तो पूंजी या पैसा तो हमारे पास, सरकार लोन लेगी तो पैसा तो आ जाएगा, इनकम तो जनरेट हो जाएगा, लेकिन उस लोन का हमको क्या होगा, उस लोन का इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। और जो मूल लोन है या जिसको आप लोग कहते हैं असद या मूलधन, उस मूलधन को भी चुकाना पड़ेगा। तो इस इनकम के बदले में सरकार की लायबिलिटी जनरेट हुई, सरकार को क्या होगा, उसके बदले में उसका इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा और जो लोन लिया गया उस लोन को भी चुकाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो प्राप्ति होगी, ये जो पूंजीगत प्राप्ति हुई, ये क्या हो गई, इससे सरकार की लायबिलिटी जनरेट हुई। दूसरा जो इसमें कैपिटल रिसीट में आता है, सरकारी संपत्ति को बेचने से प्राप्त आय। अगर सरकार किसी सरकारी संपत्ति या सरकारी एसेट को बेचती है तो भी तो इनकम जनरेट हो जाएगा। मान लेते हैं किसी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ही सरकार अगर जैसे कि मान लीजिए कि इंडियन एयरलाइंस को बेच दी, तो इंडियन एयरलाइंस को जिस कंपनी को बेचेगी या जिस व्यक्ति को बेचेगी तो कुछ इनकम होगा सरकार को। तो वैसे इनकम किस में आ जाएगा, कैपिटल रिसीट में। तो कैपिटल रिसीट में दो तरह के इनकम आते हैं, एक वैसा इनकम जिससे सरकार की देनदारी हो, और दूसरा वैसा इनकम जो एसेट को बेचने से प्राप्त हो। अब इसमें कौन कौन सा अगर देनदारी कौन कौन से इनकम है जो देनदारी या लायबिलिटी जनरेट करता है, आप देखते हैं। मान लीजिए बैंक डिपॉजिट, ठीक है, बैंक डिपॉजिट। हम बैंक में जो पैसा जमा करते हैं, मान लेते हैं किसी सरकारी बैंक में हमने पैसा जमा किया, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से समझ लीजिए वो जो पैसा है वो सरकारी बैंक के थ्रू ही क्या चीज हो गया, वो जो हम लोग एफडी कराते हैं वो क्या हो जाएगा, सरकार के पास चला गया। लेकिन सरकार को क्या है, वो पैसा हमको फिर वापस में जब हम क्या करेंगे, उस पैसे का डिमांड कराएंगे, या जैसे कहते हैं साधारण भाषा में अगर एफडी तोड़ेंगे तो सरकार को वो पैसा बैंक के थ्रू वापस लौटाना होगा। तो ये जो देनदारी हो गया क्या हो जाएगा, ये जो इनकम हो गया ये क्या है, देनदारी जनरेट कर रही है, लायबिलिटी जनरेट कर रही है, यानी कि सरकार को उस पैसे को वापस लौटाना होगा। दूसरा आपका हो गया बैंक डिपॉजिट, एक हो गया आपका LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन डिपॉजिट। LIC में भी हम लोग पैसा डालते हैं, तो ये भी सरकार को वापस, उस तत्काल तो सरकार को इनकम हो गई, लेकिन ये पैसा सरकार को वापस लौटाना होगा। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिपॉजिट
सरकारी बॉन्ड हम लोग खरीदते हैं। ठीक है, तो ये वैसी प्राप्ति है जिससे सरकार की लायबिलिटी जनरेट हो रही है, सरकार को ये चीज वापस लौटाना पड़ेगा। उसके अलावा सरकारी संपत्ति को बेचने से जो इनकम प्राप्त होता है वो भी आता है कैपिटल रिसीट में। और इसके अलावा जो हम लोग, जैसे कि सरकार सिर्फ लोन लेती ही नहीं है, दूसरे क्या कहते हैं गरीब देशों को या विकासशील देशों को या कम विकसित देशों को लोन देती भी है। तो वो जो लोन दी है उस लोन का जो रिकवरी होता है वो लोन रिकवरी भी किस चीज में आएगा आपका, ये भी आ जाएगा आपका कैपिटल रिसीट में। लोन रिकवरी भी आपका आता है कैपिटल रिसीट में। तो हम लोग कैपिटल बजट का एक हिस्सा कैपिटल रिसीट देख चुके हैं। हम अगला हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर देखेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है कि वैसा खर्च, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च ही होता है, वैसा खर्च जिससे पूंजी जनरेट हो, यानी कि हम अगर पैसा को खर्च करें तो उसके बदला में कोई ना कोई पूंजी का निर्माण हो। जैसे कि आप ले लीजिए भवन निर्माण, अगर किसी बिल्डिंग को बनाने में सरकार खर्च कर रही है तो पूंजी भी तो जनरेट हो रहा है, भवन का निर्माण हो रहा है। ठीक है, दूसरा सड़क निर्माण, तीसरा रेल लाइन का निर्माण, रेलवे लाइन बिछाना। ठीक है, बांध का निर्माण, सरकार अगर पहले के दिए हुए किसी लोन को लौटाती है या चुकाती है तो वो भी क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। इसके अलावा सरकार अगर किसी को लोन, किसी दूसरे देश को या देश के अंदर कहीं किसी कमर्शियल बैंक को लोन देती है, सरकार जो लोन क्या होगा बांटती है वो भी हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। अब हम देखते हैं कि बजट का जो ये दो हिस्सा है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। ठीक है, अब इसमें दो खर्च हो गया, एक हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हमारा जो सरकार का जो बजट होना चाहिए उसमें कौन सा खर्च ज्यादा होना चाहिए, कौन सा बजट अच्छा होगा जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है या कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो वैसा बजट को अच्छा माना जाता है जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो, कम हो और कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार जो अपने दिनों दिन के काम काज कर रही है उस पर खर्च कम होगा, तो जितना खर्च कम होगा हमारी क्या हो जाएगा, इनकम उतनी बचेगी और उस पैसा को हम क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा सकते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हम करेंगे तो भवन निर्माण करेंगे, सड़क निर्माण, रेल लाइन निर्माण, बांध का निर्माण, और इस सब का जो निर्माण होगा उससे क्या हो जाएगा, विकास के कार्य होंगे। ठीक है, ये सब जो होगा इस सब में क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या हो जाएगा, विकास के कार्य होंगे। और विकास का जब भी कार्य होगा, इस सब निर्माण होगा तो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, यानी कि रोजगार का सृजन होगा। रोजगार का सृजन होगा, बेरोजगारी दूर होगी, लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। उसके अलावा सरकार इसमें और खर्च क्या होगा, लोन चुकाना और लोन बांटना। लोन चुकाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी देश की आर्थिक स्थिति ही अच्छी होगी। लोन बांटेंगे तो क्या होगा, अगर हम किसी को लोन देते हैं तो क्या होगा, ब्याज मिलेगा, तो इससे भी देश का फायदा ही है। तो कैपिटल वैसा बजट को अच्छा माना जाता है जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो, ज्यादा हो, ताकि विकास के जो कार्य है वो ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो। थैंक यू।